गुड मॉर्निंग दोस्तों। MIA लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि Q का मान 0 होगा तो होगा 1/0। तो ये क्या होगा? अपरिभाषित होगा। Q का मान 0 होगा तो हो जाएगा 2/0। तो अपरिभाषित होगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर नीचे 0 नहीं हो सकता है, नीचे 0 नहीं होगा। इस तरह से Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 1/2 परिमेय संख्या है, 2/3, 3/4, -4, 0, 5। तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है? नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, ज़ेहलीन मतलब प्राकृतिक पूर्णांक संख्या, फ्रैक्शन मतलब भिन्न संख्या। तो इन सब को हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, भिन्न संख्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे n से दर्शाते हैं। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए गिनती सुनाओ तो वो कहाँ से शुरू करेगा? 1 2 3 4। उसी तरह से प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से अंत नहीं होगा, अनंत होगा, अनलिमिटेड होगा, अनंत होगा। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है और इसे n से दर्शाते हैं, क्योंकि इसका अंग्रेजी में नाम होता है नेचुरल नंबर, जो n से शुरू होता है, इसलिए इसे n से दर्शाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या है? तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से दर्शाते हैं। W बराबर क्या हो गया? 0 1 2 3 4। ये सब क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ये याद रखना है हमें। अगला है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं या ज़ेहलीन कहते हैं। ज़ेहलीन। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा 0 के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे Z या I से दर्शाते हैं। कहने का मतलब माइनस वाला संख्या और 0 और प्लस वाला संख्या, ये तीनों संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ये तीनों संख्याएं आती हैं और इसे Z या I से सूचित करते हैं। I फॉर इंटीजर होता है, इसलिए I सूचित करते हैं। और पूर्णांक संख्या का दूसरा नाम ज़ेहलीन होता है, इसलिए इसे Z से सूचित करते हैं। तो पूर्णांक संख्या अनंत से शुरू होती है और अनंत पर खत्म होती है। अनंत से शुरू होती है -3 -2 -1 0 1 2 3 और इसका खत्म नहीं होता। अनंत से शुरू होकर अनंत पर खत्म हो जाती है। अगला हमारा है भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या क्या है? इसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर।
तो जो इस तरह से 1/2, 2/3, 3/5, तो इस तरह की संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है संख्याओं के गुण। संख्याओं के क्या गुण होते हैं? संख्याओं के गुण। तो संख्याओं के गुण में हम पहले पढ़ते हैं समवर्त या समवर्ग गुण, इसको अंग्रेजी में क्लोजर लॉ कहते हैं। अब ये क्या होता है समवर्त गुण? तो जब दो प्राकृत संख्या या दो पूर्ण संख्या या दो पूर्णांक संख्या या दो परिमित संख्याओं को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है या गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है, तो हमें प्राकृत संख्या प्राप्त होता है या पूर्ण संख्या प्राप्त होता है या पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है या परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो ऐसे गुण को संवर्ग गुण कहते हैं। कहने का मतलब, जब दो प्राकृत संख्या को जोड़ा जाता है तो रिजल्ट में हमें प्राकृत संख्या आता है, तो ऐसे गुण को संवर्ग गुण कहते हैं। या जब दो पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है और रिजल्ट में हमारा पूर्ण संख्या आता है, तो ऐसे गुण को संवर्ग गुण कहते हैं। या दो पूर्णांक संख्या को जोड़ा जाता है तो रिजल्ट में हमारा पूर्णांक संख्या आता है, तो ऐसे गुण को पूर्णांक संख्या कहते हैं, संवर्ग गुण कहते हैं। या दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है और रिजल्ट में हमारा परिमेय संख्या ही आता है, तो ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं? संवर्ग गुण कहते हैं। तो इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले हम प्राकृत संख्या के लिए संवर्ग गुण देखेंगे। प्राकृत संख्या के लिए क्या है संवर्ग गुण? तो यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे 5 प्राकृत संख्या है, 3 भी प्राकृत संख्या है और दोनों को जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, जो एक प्राकृत संख्या है। तो इस तरह से दो प्राकृत संख्या को जोड़ने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्याएं जो है योग के अंतर्गत संवर्ग है या संवर्त है। प्राकृत संख्या जोड़ के अंतर्गत क्या है? संवर्ग है। उसी तरह से दो प्राकृत संख्या को घटाया जाता है तो प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर 6 में से 9 घटाएंगे। 6 क्या हमारा प्राकृत संख्या है, 9 प्राकृत संख्या है। जब इस दोनों को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? -3। -3 प्राकृत संख्या नहीं है। तो दो प्राकृत संख्या को घटाने पर यहाँ पर प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, तो घटाव के लिए ये संवर्ग गुण नहीं है। तो प्राकृत संख्या जो है घटाव के लिए संवर्ग नहीं है। तो प्राकृत संख्या घटाव के अंतर्गत संवर्ग नहीं। अब हम गुणा का चेक करेंगे, गुणा के अंतर्गत क्या आता है। दो प्राकृत संख्या को गुणा करने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होता है। जैसे 3 हमारा प्राकृत संख्या है, 7 भी प्राकृत संख्या है, इन दोनों को गुणा करने पर 21 आता है, जो एक प्राकृत संख्या है। तो इस तरह से दो प्राकृत संख्या को गुणा करने पर प्राकृत संख्या आता है। तो प्राकृत संख्या जो है गुणा के अंतर्गत क्या संवर्ग गुण को फॉलो करता है। तो प्राकृत संख्या गुणा के अंतर्गत संवर्ग है। उसी तरह हम भाग के अंतर्गत चेक करते हैं। तो जब दो प्राकृत संख्या को भाग दिया जाता है तो वो प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ क्या है? 5 प्राकृत संख्या है और 6 क्या है? प्राकृत संख्या है। इस दोनों को भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 5/6 प्राप्त होगा। तो 5/6 क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस तरह से प्राकृत संख्या जो है भाग के अंतर्गत संवर्ग गुण को फॉलो नहीं करता। तो प्राकृत संख्या भाग के लिए संवर्ग नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक है पूर्ण संख्या के लिए संवर्ग गुण। तो पूर्ण संख्या के लिए संवर्ग गुण चेक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ W मतलब पूर्ण संख्या,
दो पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे 0 हमारा पूर्ण संख्या है, 5 भी हमारा पूर्ण संख्या है, इन दोनों को जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है जो एक पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। इसका मतलब पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत संवर्ग गुण को फॉलो करता है। कहने का मतलब पूर्ण संख्याएं जो है जोड़ के अंतर्गत जो है संवर्ग है। अब हम घटाव के अंतर्गत देखते हैं। दो पूर्ण संख्या को घटाया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे 0 हमारा पूर्ण संख्या है और 5 हमारा पूर्ण संख्या है, इन दोनों को घटाएंगे, 0 में से 5 घटेगा, -5 बचेगा, तो -5 पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह से पूर्ण संख्या घटा के लिए जो है संवर्ग गुण को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए संवर्ग नहीं है। अब हम गुना के अंतर्गत चेक करते हैं। जब दो पूर्ण संख्या को गुना किया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे 3 हमारा पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, इन दोनों को गुना करते हैं तो 6 प्राप्त होता है जो एक पूर्ण संख्या है। तो दो पूर्ण संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इसका मतलब पूर्ण संख्या जो है घटा गुना के लिए, पूर्ण संख्या जो है गुना के लिए समवर्त गुण को फॉलो करता है, अर्थात पूर्ण संख्या गुना के अंतर्गत समवर्त है। उसी तरह से जब दो पूर्ण संख्या को भाग दिया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। जैसे 3 हमारा पूर्ण संख्या है, इसको भाग देंगे 4 से तो क्या आएगा, 3/4 आएगा। तो 3/4 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये समवर्त गुण को फॉलो नहीं करता। कहने का मतलब दो पूर्ण संख्या को भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, तो पूर्ण संख्या भाग के लिए समवर्त नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक क्या है, पूर्णांक संख्या के लिए संवर्ग गुण। अब हम पूर्णांक संख्या के लिए संवर्ग गुण चेक करते हैं। तो चलिए, जैसे जे दो पूर्णांक संख्या को जोड़ा जाता है तो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे -3 पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक है, और इसको जोड़ने पर क्या आएगा, 2 आएगा जो एक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह से दो पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब पूर्णांक संख्या जो है जोड़ के लिए क्या है, समवर्त या संवर्ग गुण को फॉलो करता है, अर्थात पूर्ण संख्याएं जोड़ के अंतर्गत समवर्त हैं। उसी तरह से जब दो पूर्ण संख्या को घटाया जाता है तो रिजल्ट के रूप में हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे -3 पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या है, इन दोनों को घटाएंगे तो -7 प्राप्त होता है। तो -7 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या में 3 तरह की संख्या होती है, प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और 0, है ना। तो दो पूर्णांक संख्या को घटाने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रहा है। इस तरह से पूर्णांक संख्या जो है घटाव के लिए समवर्त गुण को फॉलो कर रहा है, अर्थात पूर्णांक संख्याएं घटाव के अंतर्गत समवर्त हैं। उसी तरह से अब हम गुना के अंतर्गत चेक करेंगे। जब दो पूर्णांक संख्या को गुना किया जाता है तो रिजल्ट में हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे -2 पूर्णांक संख्या है, अब इसको गुना करेंगे 5 से जो एक पूर्णांक संख्या है, तो रिजल्ट में क्या आया, -10 आया। तो -10 क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, दोनों पूर्णांक को गुना करने पे क्या आया, पूर्णांक। कहने का मतलब पूर्णांक संख्या गुना के लिए क्या है, समवर्त गुण को फॉलो करता है, अर्थात पूर्ण संख्याएं गुना के लिए समवर्त है। उसी तरह से अगला हमारा है, जब दो पूर्णांक संख्या को भाग दिया जाता है आपस में तो पूर्णांक संख्या प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होता है तो वो समवर्त नहीं है। जैसे -4 क्या है हमारा, -4 पूर्णांक संख्या है, भाग देंगे 5 से तो क्या आएगा, तो -4/5 आएगा। ये क्या आया, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ दो
पूर्णांक दो पूर्णांक संख्या को भाग देने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हो रहा, अर्थात पूर्णांक संख्या भाग के लिए संवृत्त गुण को फॉलो नहीं कर रहा, अर्थात पूर्णांक संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। अब अगला हमारा है परिमेय संख्याओं के लिए संवर्ग गुण। अब हम चेक करेंगे परिमेय संख्याओं के लिए संवर्ग गुण क्या होता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे 8 से दर्शा सकते हैं। तो जब दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे एक हमारा परिमेय संख्या है और 1/2 परिमेय संख्या है, इस दोनों को जोड़ने पर 3/2 प्राप्त होता है जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो रिजल्ट में हमारा परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, अर्थात परिमेय संख्या जोड़ के लिए जो है संवृत्त गुण को फॉलो कर रहा है, अर्थात परिमेय संख्याएं जोड़ के लिए संवृत्त है। अब हमारा दूसरा है कि जब दो परिमेय संख्याओं को घटाया जाता है तो रिजल्ट के रूप में हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, और 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 1/6 आएगा। तो ये क्या है? 1/6 क्या परिमेय संख्या है। तो किसी संख्या को बदल बदल कर हम चेक कर सकते हैं। जो दो परिमेय संख्या को घटाने पर हमारा परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। इस तरह से परिमेय संख्या घटाव के लिए संवृत्त गुण को फॉलो कर रहा है, अर्थात परिमेय संख्या घटाव के लिए संवृत्त है, संवर्ग है। अब हमारा गुणा है। अब अगला हमारा क्या है? जब दो परिमेय संख्या को गुणा किया जाता है, जैसे 1/2 परिमेय संख्या है और 5/6 परिमेय संख्या है, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5/12 आएगा। तो 5/12 क्या परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ गुणा करने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से परिमेय संख्या गुणा के लिए संवृत्त गुण को फॉलो करता है, अर्थात परिमेय संख्या गुणा के लिए संवृत्त है। अगला हमारा है कि जब दो परिमेय संख्या को भाग दिया जाता है तो हमें रिजल्ट के रूप में परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे 3/4 है। अब हम इसको भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 5/6 से। तो क्या आएगा? तो यहाँ क्या होगा? 3/4। तो भाग को देने के लिए गुना पलट जाएगा, गुना 6/5 हो जाएगा। 6/5 होगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो क्या आएगा? बराबर 9/10। 9/10 आया हमारा। 9/10 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में भाग किया जाता है तो रिजल्ट में हमारा परिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसका मतलब परिमेय संख्या जो है भाग के लिए संवृत्त गुण को फॉलो करता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कर्म विनिमय या कर्म विनिमयता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब ये क्या है कर्म विनिमय? कर्म विनिमय नियम यह कहता है कि जब दो संख्याओं को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है या गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है, मतलब कर्म विनिमय हमको पहले सबसे पहले हमें ये देखना है। कर्म विनिमय में दो शब्द है, कर्म प्लस विनिमय। कर्म का मतलब कर्म जैसे कि हम मार्केट जाते हैं, कोई सामान लाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं, 1 नंबर पे कौन सा सामान है, 2 नंबर पे कौन सा सामान है, 3 नंबर पे कौन सा सामान है। तो ये जो 1 2 3 क्या है? ये हमारा लिस्ट है, संख्याओं को, मतलब टोटल कितना सामान है। तो ये कर्म हो गया, कर्म के अनुसार हम सामान खरीदते हैं। तो ये सीरियल नंबर हो गया हमारा। कर्म का मतलब सीरियल नंबर। तो कर्म का मतलब सीरियल नंबर। जैसे कि यहाँ पर a + b है,
तो यहाँ ए बाद में आ गया, बी पहले आ गया, मतलब अदला बदली हो गया। जो पहले था वो बाद में चला गया, जो बाद में था वो पहले आ गया। कहने का मतलब जैसे 3 + 4 इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 7 आएगा। उसी तरह से 4 + 3, तो 4 + 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो 3 + 4 को जोड़ो तब भी 7 आएगा, या 4 को पहले 3 को बाद में जोड़ो तब भी 7 आएगा। इस तरह से जो बाद में है उसको पहले जोड़ा जाता है, तो ये क्रम विनिमय कहलाता है। तो हम यहाँ बारी बारी से चेक करेंगे कि क्रम विनिमय जोड़ के अंतर्गत है कि नहीं, क्रम विनिमय घटाव के अंतर्गत, गुणा के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत। तो जब हम दो संख्या जैसे कि 3 और 4 को जोड़ते हैं 7 प्राप्त होता है, उसी तरह 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। उसी तरह से हम 3 - 4 को घटाएंगे, कितना आएगा, -1 आएगा। अब हम उल्टा कर देते हैं, 4 - 3 कर देते हैं, कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय को फॉलो नहीं करता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो क्रम विनिमय को फॉलो नहीं करता है। उसी तरह से a गुना b बराबर b गुना a हो सकता है। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 3 × 4 गुना करेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ 4 को पहले 3 को बाद में गुना करेंगे तभी 12 आएगा। तो रिजल्ट उतना आएगा, दोनों बराबर ही आएगा। तो इस तरह से ये गुना जो है क्रम विनिमय को फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ। अब अगला ये है, जब हम 3 और 4 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 4/3 आएगा। अब हम उल्टा करते हैं, 4 और 3 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 3/4 आएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं, दोनों का मान बराबर नहीं है, तो भाग जो है क्रम विनिमय को फॉलो नहीं करता। तो इस तरह से दो प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या या भिन्न संख्या, उस दोनों संख्याओं के लिए, इन सारी संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम जोड़ के अंतर्गत लागू होता है। तो जोड़ के अंतर्गत सभी संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है, लेकिन घटाव के अंतर्गत सभी संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। उसी तरह से गुणा के अंतर्गत सभी संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है, लेकिन भाग के अंतर्गत सभी संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, जो यहाँ दिया हुआ है। अब हमारा अगला टॉपिक है सहचार्य नियम या सहचारिता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है, तो यहाँ जैसे कि दिया है, ए बी को पहले जोड़ेंगे, पहली और दूसरी संख्या को पहले काम करेंगे और तीसरी संख्या का काम बाद में करेंगे। यहाँ अब क्या, दूसरी और तीसरी संख्या का काम पहले होगा और पहली संख्या का काम बाद में होगा। तो रिजल्ट में क्या आएगा, उतना आता है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ 3 और 4 का जोड़ेंगे 7 आया, फिर 5 को बाद में जोड़ेंगे तो 12 आ गया। उसी तरह से यहाँ दूसरी और तीसरी संख्या 4 5 को पहले जोड़ेंगे, 3 को बाद जोड़ेंगे, 4 5 9 3 12। तो यहाँ पर रिजल्ट में बराबर ही आ रहा है, इसलिए ये इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो जोड़ के अंतर्गत सहचार नियम सभी संख्याओं पर लागू होता है, लेकिन घटाव के अंतर्गत सभी संख्याओं पर लागू नहीं होता है। उसी तरह से गुणा के अंतर्गत सभी पर लागू होता है सहचार नियम, लेकिन भाग के अंतर्गत सभी संख्याओं पर लागू नहीं होता है। तो हम यहाँ पर कोई भी संख्या अपने मन से रखकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है योज तत्समक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब योज तत्समक क्या होता है, तो यहाँ लिखा है, जब किसी संख्या में, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है, मतलब किसी संख्या में 0 जोड़ा जाता है। जैसे ए हमारा कोई संख्या है, इसमें 0 जोड़ दिए तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। तो योगफल क्या, वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम 5 में 0 जोड़ेंगे तो हमें 5 ही प्राप्त होगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो हमें 6 ही प्राप्त होगा। तो किसी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार 0 जो है योग तत्समक का काम करता है। अगला हमारा है गुणात्मक तत्समक, इसे अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो जब किसी
संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। अर्थात कोई संख्या है ए में अगर 1 से गुना करेंगे तो ए ही प्राप्त होगा, बी में 1 से गुना करेंगे बी प्राप्त होगा, सी में 1 से गुना करेंगे सी प्राप्त होगा। तो एक किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो इस तरह से एक क्या हो गया, एक गुणात्मक तत्समक हो गया। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, हम 5 लेते हैं, 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरह से कोई संख्या अलग अलग संख्या रखकर हम चेक कर सकते हैं, किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। अब हमारा अगला है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम? इसको अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। दिया है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होती है। कोई भी दो संख्या है उसको जब गुना किया जाता है तो रिजल्ट में 1 आता है, तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज प्रतिलोम है। जैसे 2/3 है, यहाँ पर 2/3, इसको हम गुना करेंगे 3/1 2 से, तो यहाँ पर 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो दोनों का गुणनफल क्या आया, 1 आया। तो इस तरह से किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम को गुना करने पर 1 प्राप्त होता है। अब गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाला जाए? जैसे कोई संख्या 3/4, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 4/3। मतलब जो अंश में है वो हर में चला जाएगा, जो हर में है वो अंश में आ जाएगा, अदला बदली कर देंगे। इस तरह से गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब हमारा है वितरण नियम या बंटन नियम, इसको अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो वितरण नियम क्या है, ए गुना बी प्लस सी, यहाँ पर प्लस होगा तो ए गुना बी प्लस सी। जैसे ए है ए गुना बी प्लस सी, तो इस पहले क्या होगा, ए बी से गुना होगा तो ए बी हो जाएगा प्लस, फिर ए किससे गुना होगा, ए सी से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। फिर दोनों जो गुना आएगा, इस दोनों का गुणनफल जो आएगा दोनों को आपस में जोड़ देना है, वो रिजल्ट हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कि 6 गुना 5 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 पहले 5 से गुना होगा जो यहाँ हो चुका है, फिर 6 जो है 4 से गुना होगा जो हो चुका है, तो 6 पंचे 30 आया, 6 चौके 24 आया, दोनों को फिर जोड़ दिए 54 आया। इसी तरह से ए गुना बी माइनस सी, ये भी वितरण नियम है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को हम दो तरह से हल कर सकते हैं, एक वितरण नियम हो गया और दूसरा बोर्डमास हो गया। तो इसको हम वितरण नियम से, जैसे कि ये है 6 गुना 5 माइनस 4, तो वितरण नियम से कैसे हल करेंगे, पहले 6 5 से गुना होगा तो 6 गुना 5, फिर माइनस 6 गुना 4 बराबर कितना होगा, 30 माइनस 24 बराबर कितना होगा, 6 होगा आंसर। अब इसी को हम बोर्ड मास के तहत हल कर सकते हैं, जैसे है 6 गुना 5 माइनस 4, तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहले बोर्ड मास में क्या होता है, पहले बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का काम होगा तो ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ब्रैकेट में पहले घटा का काम होगा, 5 में से 4 गया 1, तो 6 गुना 1 बराबर 6, तो दोनों तरह से आंसर वही आएगा। तो ये वितरण नियम है, वितरण नियम से इस तरह से हल करेंगे और बोर्ड मास से इस तरह से हल होगा। अगर वितरण नियम से कहे वितरण नियम से हल करना तो वितरण नियम से हल करेंगे।